तो आखिरकार अब वो तस्वीर हम सभी को देखने को मिल गई कि 26/11 के गुनहगार तहव्वुर राणा को हिंदुस्तान लाया गया, एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है और 24 घंटे एनआईए उसके ऊपर निगरानी रखेगी और जब मन में जिस तरह के जो आवश्यक सवाल आएंगे उनको तहव्वुर राणा से पूछा जाएगा। अब इसको लेकर के दो एंटिटीज ऐसी हैं जिनके भीतर तकलीफ हो रही है, एक है पाकिस्तान, दूसरी है कांग्रेस पार्टी। पाकिस्तान ने बरसों बरस करोड़ों करोड़ रुपए इस बात पर खर्च किए कि तहव्वुर राणा को अमेरिकी अदालतों और जेल के चक्कर कटवाते रहा जाए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर ना लाने दिया जाए। लेकिन जब आधिकारिक तौर पर एनआईए और भारत सरकार तहव्वुर राणा को भारत ले आने में सफल होती है, तब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले से स्पीच तैयार करके रखी गई होती है कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, 2 दशकों से उसने अपना कागज रिन्यू नहीं कराया है। हाँ, ये सही बात है, 10 साल वो हमारी सेना में ड्यूटी कर रहा था, लेकिन हमने ट्रेनिंग दे करके फिर उसके बाद उसे आतंकवाद फैलाने के लिए भेज दिया। अब वो कनाडा का नागरिक है। ये पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से एक रटी रटाई स्क्रिप्ट कह करके पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या इतना आसान होगा पाकिस्तान के लिए पल्ला झाड़ पाना? और क्या आसान होगा पाकिस्तान के अलावा भारत की कांग्रेस पार्टी, तत्कालीन यूपीए सरकार के मंत्रियों, हिस्सेदारों और पावरफुल लोगों के लिए, उन लोगों के लिए क्या आसान यह होगा जिन्होंने हमले के 6वें दिन यानी 6 दिनों के भीतर एक पुस्तक तैयार की जाती है, एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की जाती है, 26/11 आरएसएस की साजिश। सबसे पहला सवाल वहीं से खड़ा होता है कि 6 दिनों के भीतर एक अच्छा रिसर्च बेस्ड आर्टिकल नहीं लिखा जा सकता था, तो 6 दिनों के भीतर एक किताब कैसे तैयार कर दी जाती है? और उस समय की कांग्रेस के सबसे पावरफुल लोगों में से एक दिग्विजय सिंह उस मंच पर मौजूद होते हैं, फिल्म निर्माता महेश भट्ट उस मंच पर मौजूद होते हैं और इसके अलावा कई कांग्रेस के कद्दावर लोग मौजूद होते हैं। उनकी मौजूदगी में इस झूठ को सार्वजनिक किया जाता है, टीवी मीडिया की प्राइम टाइम डिबेट्स का हिस्सा बनाया जाता है कि 26/11 की साजिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साजिश थी। और यहीं तक नहीं, बल्कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। वो जितने भी आतंकवादी 10 के 10 आए थे, उन सभी को हिंदू आइडेंटिटी दी गई थी, विजिबली और कागज पर भी। विजिबली उनके हाथों में कलावा बांध दिया गया था, अजमल कसाब की वो तस्वीर आपने देखी होगी। उसको हैदराबाद विश्वविद्यालय का एक छात्र तक बताने के लिए एक कागज तैयार कर दिया गया था। और इसके अलावा जितने आतंकवादी थे उनकी हिंदू आइडेंटिटी तैयार कर दी गई थी। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि पाकिस्तान से उन आतंकवादियों की हिंदू आइडेंटिटी तैयार की जाती है, वो आकर के 26/11 की तारीख को मुंबई में हमला करते हैं, हिंदुस्तान की छाती पर सबसे बड़ा दाग देते हैं और उसके 6 दिनों के भीतर उस कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा एक पूरी की पूरी किताब प्रकाशित कर दी जाती है, जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार को 14 घंटे लगे थे एनएसजी कमांडोज को दिल्ली से मुंबई भेजने में, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, नाम लें तो हमारे देश के तत्कालीन गृह मंत्री, जिनको हटा करके फिर पी चिदंबरम को गृह मंत्री बनाया गया था, उस व्यक्ति को इतना डर लग रहा था कि वो अकेले या अपनी निजी सुरक्षा के साथ मुंबई नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं एनएसजी कमांडो के घेरे में बैठ करके जाऊं और उसके बाद वहां हाथ हिला करके क्रेडिट ले लूं। ये कांग्रेस पार्टी के लोग थे। अब इन लोगों के सामने ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि 6 दिनों के भीतर एक किताब कैसे लिख दी जाती है जो सीधे सीधे तौर पर भारत के आज़ादी के इतिहास में जो हमारे सामने अवेलेबल डेटा था, अवेलेबल सोर्सेस थे, अवेलेबल फैक्ट्स थे, जिनके आधार पर इस्लामिक टेररिज्म के खतरे को बढ़ता हुआ दिखाया जाता था, बताया जाता था, जिसका सत्य हमारे पास मौजूद था, उसके बरक्स एक फर्जी हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म खड़े करने की साजिश रच दी जाती है। तो सवाल यह भी एनआईए पूछना चाहेगी कि क्या पाकिस्तान की तत्कालीन एस्टैब्लिशमेंट और भारत की तत्कालीन एस्टैब्लिशमेंट के बीच में कोई ऐसी बातचीत हुई थी जिसके जरिए हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल पर एक कहानी ऐसी रची जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आतंकवादी संगठन है और वो हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देता है। याद रखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने गांधी की हत्या के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर न सिर्फ प्रतिबंध लगाने की बात करी थी और उसके बाद लगातार बात करती रही, बल्कि प्रतिबंध लगाया और उसके बाद से आरएसएस को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती रही।
इसके अलावा एक और सवाल है, 26/11 को जब मुंबई का हमला हो रहा था तो भारतीय विदेश सेवा के बड़े बड़े अधिकारी पाकिस्तान के एक मनाली नुमा हिल स्टेशन में वहां की सरकारी व्यवस्था का आनंद ले रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच एक लेवल का डिप्लोमेटिक चैनल ही स्टेबल नहीं था। यह कांग्रेस के समय में तब की स्थितियां थी, भारत के विदेश मंत्रालय और उनकी डीलिंग की स्थिति की। और आज जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट या भारत सरकार कह लें, भारत सरकार कहना उचित रहेगा, बार बार नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाना एक अतिवाद को दिखाता है। भारत सरकार की जो कूटनीतिक विजय हासिल हुई है, जिसके सहारे तहव्वुर राणा को हिंदुस्तान लाया गया और उससे सवाल जवाब किए जाएंगे, उन तथ्यों को निकालने की कोशिश की जाएगी, उसकी प्रत्यर्पण को कांग्रेस पार्टी न सिर्फ डिस्क्रेडिट करना चाह रही है बल्कि चाह रही है कि भैया इस मामले को खत्म करो। पाकिस्तान भी चाहता है फांसी दे दो और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है फांसी दे दो, लटकाओ इस आदमी को लटकाओ और खेल खत्म करो, बातें खत्म कर दो। और तहव्वुर राणा की हर खुलती जबान के साथ दो लोगों की सांस की डोरी और कमजोर होती नजर आ रही है। एक है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह उस समय कांग्रेस पार्टी में सबसे हुड़दंगी नेता थे, जिनके दिमाग में जो बातें आती थी वो करने की हैसियत वो रखते थे। जब गुजरात दंगा हुआ था तब नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश सरकार से, तत्कालीन जिसके दिग्विजय सिंह सबसे बड़े नेता थे, उनसे फोर्स मांगी थी। दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया था। दिग्विजय सिंह उस फितरत के व्यक्ति थे, कांग्रेस पार्टी जब पावर में थी और उसके जो पूरा पीरियड था उनका, उस समय दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया था। दिग्विजय सिंह के सामने सवाल है, सवाल सोनिया गांधी के समय है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की भी प्राइम मिनिस्टर उस समय हुआ करती थी। तो क्या भारत पाकिस्तान के बीच ऑफ चैनल कोई ऐसी बातचीत इन नेताओं ने की थी जिसकी वजह से 26/11 का हमला होता है? हमारी सुरक्षा एजेंसियों से कहां पर चूक होती है जब तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली हिंदुस्तान के अंदर न सिर्फ रेकी कर रहे थे बल्कि लोगों को रिक्रूट कर रहे थे, जगह जगह की रेकियां की जा रही थी। आप जितना हमला हुआ उतनी खबरें हमको पता है। इसके अलावा हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कुंभ मेला हो, चाहे कोच्चि का भारत का कोस्टल एरिया हो, इन सभी जगहों की रेकी करी गई थी। हिंदुस्तान में खुलेआम आतंकवादी घूम रहे थे, पूरी व्यवस्था के साथ आतंकवादी घूम रहे थे और हमारी तत्कालीन सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी, क्योंकि ये एक मौके का इंतजार कर रही थी जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को डिस्क्रेडिट किया जा सके, हिंदुओं को डिस्क्रेडिट किया जा सके। तो अब जब तहव्वुर राणा की जबान खुलेगी, तहव्वुर राणा से उन प्रश्नों को पूछा जाएगा जो आवश्यक हैं, जो एनआईए की नजर में आते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच चैनल स्टेबल करने वाला व्यक्ति कौन था, हिंदुस्तान में कौन व्यक्ति था जो उनको कंपनी खोलने में मदद कर रहा था। आज के डिजिटल युग में आप हिंदुस्तान में सामान्य रूप से एक नागरिक होकर के कंपनी नहीं खोल सकते हैं। एक विदेशी नागरिक जिसकी प्रोफाइल यह कहती है कि वो पाकिस्तानी सेना में 10 वर्षों तक डॉक्टर था, कैसे भारत की एजेंसियां इतना बड़ा तथ्य मिस कर सकती हैं? ये सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल पूछे जाएंगे कि लश्कर और आईएसआई तो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान में फैसिलिटेट कौन कर रहा था? क्या है उन गद्दारों की सूची जो हिंदुस्तान में 26/11 जैसे हमलों को अंजाम दिलवाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनकी कोठियां हिंदुस्तानियों के खून से लाल हुई हैं, जिनकी नींव का ईंट सिर्फ उनके पैसे की कमाई नहीं है बल्कि हिंदुस्तानियों की हड्डियां लगी हैं उसमें। वो तो भला हो शहीद तुकाराम उंबले का कि उन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ लिया अपने प्राण न्यौछावर करके। इस भारत देश पर और विशेषतः भारत की बहुसंख्य आबादी के ऊपर इससे बड़ा कोई एहसान आज तक 75 वर्षों के इतिहास में नहीं हुआ होगा अगर अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता। और मैं तो एक बार कहता हूं कि भाजपा वाले जो कांग्रेस के ऊपर बिरयानी खिलाने का आरोप लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए। मैं कहता हूं अजमल कसाब को और खिलाना चाहिए था, उसको और जिंदा रखना चाहिए था, फांसी देनी ही नहीं चाहिए थी। उसको तो दिल्ली में कनॉट प्लेस के चौराहे पर खड़ा करके टांग दिया जाना चाहिए था, एक प्रतिमूर्ति के तौर पर कि भारत की राजनीति एक समय पर अपने इस निम्नतम स्तर तक पहुंची है जहां पर पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों की पाकिस्तानी आइडेंटिटी, जो उनकी प्रपोज्ड आइडेंटिटी थी, भारत में रॉ है, भारत में एनआईए है, स्पेशल सेल्स हैं, सब कुछ होने के बावजूद कांग्रेस के तत्कालीन सबसे बड़े नेताओं ने अपनी सरकार होने के बावजूद पाकिस्तान के द्वारा दी गई सूचनाओं को चुन करके यह कहा कि 26/11 का हमला करने वाले लोग हिंदू थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश थी।
उसको जिंदा रखना चाहिए था और उसे टांग के दिखाना चाहिए था कि इस आदमी के लिए भारत में कितने लोगों के प्राण जो है वो जा रहे थे और इस आदमी के लिए कितने लोग भला मना रहे थे कि ये आदमी आ गया हाथ में कलावा बांध करके, हमें एक मौका मिल गया हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपीज करने के लिए, मुसलमानों के जो इस्लामिक टेररिज्म है उसको क्लीन चिट देने के लिए और हिंदुओं के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाने के लिए। और अगर शायद आप भूल रहे हो उस वक्त की परिस्थितियां, तो आपको मालेगांव ब्लास्ट याद होना चाहिए, आपको समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट याद होना चाहिए, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी कर्नल पुरोहित को उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने जेल में ठूंस करके सबसे बुरी यातनाएं दी थी। साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को गिरफ्तार करके जबरन इनके ऊपर आतंकवादी होने का ठप्पा लगाया गया और मजबूरी में बीजेपी के नेता तक इतने बैकफुट पर जा चले गए थे कि यह कहना पड़ गया कि अब नाम वही लिया जाए कि नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ गया कि हम दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। यह उस समय का इकोसिस्टम था और कांग्रेस पार्टी ने कितनी मजबूती के साथ, कितनी घेराबंदी के साथ, कितनी तैयारी के साथ, मानो ऐसा लग रहा था कि यूपीए जो गवर्नमेंट चल रही थी उसमें एक ऐसा विभाग बना दिया गया था जो सिर्फ इस बात के लिए तैयारी करता था कि कैसे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में होने वाले इस्लामिक टेररिज्म, जो सिर्फ एक मजहब है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा न सिर्फ आरोप लगते हैं बल्कि तथ्य निकल के सामने आते हैं कि पूरी आतंकवादी घटनाओं में सिर्फ एक मजहब इन्वॉल्व होता है, उसको हिंदुस्तान में क्लीन चिट दी जा सके और हिंदुओं को भी इन्वॉल्व किया जा सके कि वो भी तो आतंकवादी हैं, इसलिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ये सेक्युलरिज्म की कीमत हिंदुस्तान ने चुकाई है। ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा हमारे कई नेताओं की रही है। मैं अब उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि किस सरकार ने कितने प्रयास किए, किसके द्वारा किसको क्लीन चिट दे दी गई। डेविड कोलमैन हेडली जब अमेरिका के लिए गवाह बन जाता है और उसकी सारी सजाएं अमेरिका की सरकार माफ कर देती है, तो हिंदुस्तान मुंह बाए बैठा रह जाता है। हिंदुस्तान इस बात के लिए प्रयास तक नहीं कर पाता है कि डेविड कोलमैन हेडली जो हिंदुस्तान की जमीन पर रह करके, अलग अलग होटलों में रुक करके हिंदुस्तान में लोगों को कैसे मारना है, कैसे तड़फाना है, कैसे हिंदुस्तान की छवि पूरी दुनिया में बर्बाद कर देनी है ताकि कोई इन्वेस्टमेंट ना आ सके, वो यहां पर बैठ करके तैयारी करता रहा और अमेरिकी अदालतों ने कह दिया कि ना जी उसका हमने गुनाह माफ कर दिया, तो हिंदुस्तान भी हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। हिंदुस्तान ने कोई प्रयास नहीं किया। अगर तहव्वुर राणा आज हिंदुस्तान आया है तो नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाई जाए ना थपथपाई जाए, तारीफ करिए ना करिए नहीं मैटर करता है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन इस बात को तो स्वीकार किया जाना चाहिए ना कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय एक बड़ा, रेडियो पर हम लोग खबरें सुनते थे तो डोजियर का बातें आती थी, टीवी पर खबरें आती थी कि भारत डोजियर तैयार कर रहा है। डोजियर के अलावा हमने कभी कुछ नहीं किया। हम पाकिस्तान से इस बात के लिए सवाल पूछते रह गए कि तुमने हमारे यहाँ हमला क्यों किया, ये पता होते हुए कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता कुछ और की थी, लेकिन उस वक्त नहीं किया गया। वो तहव्वुर राणा और पहले भारत आ सकता था। अब अमेरिकी अदालत में वो सजा काट रहा था। 5 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे, 6 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे, हिंदुस्तान के 250 नागरिक मारे गए थे। तो तहव्वुर राणा पर पहला अधिकार किसका होना चाहिए था? तहव्वुर राणा पर पहला अधिकार हिंदुस्तान की अदालतों का होना चाहिए था, हिंदुस्तान की एजेंसियों का होना चाहिए था। लेकिन वाह दुर्भाग्य की बात है कि 5-6 अमेरिकी नागरिक मारे जाते हैं तो अमेरिका की अदालत 14-15 साल जो क्रीम टाइम होता है, जिसके जरिए कितना बड़ा स्लीपर सेल नेटवर्क ध्वस्त किया जा सकता था हिंदुस्तान में, क्या आपको लगता है सिर्फ वो 26/11 के अटैक के लिए किया गया था? आप रेकी की और एनआईए की उस समय की जो इन्वेस्टिगेशन की फाइल थी उनको पढ़ेंगे तो पता चलेगा आधा हिंदुस्तान इसकी जद में था। अटैक तो सिर्फ एक जगह हो पाया, अलग अलग परिस्थितियों की वजह से ये लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो अगर तहव्वुर राणा को उस वक्त भारतीय एजेंसियों के सामने बैठा दिया जाता तो सरकार की मंशा क्या थी मुझे नहीं पता है, लेकिन एजेंसियां अगर ईमानदारी से, थोड़ी ईमानदारी से अपना काम करने की स्वायत्तता पाती उस वक्त की सरकारी मशीनरी से, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं से जिनका एकमात्र मकसद था कि 26/11 आतंकवाद की साजिश, आरएसएस की साजिश बता दी जाए, उनसे अगर समय पाती तो शायद कुछ और निकलवा सकती थी, कुछ और बड़े नाम भी आ सकते थे। महेश भट्ट जैसे लोग सोचिए इस चीज़ को स्टेबल करने में लगे हुए थे। कहा जाता है कलाकारों का सियासत से कोई रिश्ता नहीं होता है, और सीधे सीधे एक धर्म को आतंकवादी बताने के लिए एक फिल्म डायरेक्टर मंच पर खड़ा हुआ था। तो इन लोगों की सारी पोल पट्टी निकल सकती थी। वो पूरा क्रीम टाइम आपने 15 साल गंवा दिया। 6 लोगों को मारने के लिए अमेरिका ने सजा दे दी और 250 लोग आपके मार दिए गए, आप सजा नहीं दे पाए। आज आप बुढ़ापे में उसको लेकर के आ रहे हैं।
तो अब आने वाले दिन हिंदुस्तान की सियासत में बहुत कुछ नया दिखाएंगे आपको। आतंकवाद के प्रति जो मानसिकता एक समय पर थी, जो नई जनरेशन कम से कम है, जो कम खबरों को देखती है, कम चीज़ों को अभी देख पाई है या उस इतिहास को नहीं देख पाई है, जिनका विकास, जो बौद्धिक विकास या खबरें पढ़ने का जो सिलसिला है 2015, 16, 17 के बाद शुरू हुआ है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मौका है कि वो समझ सकें कि भारत की राजनीति में एक समय की परिस्थितियां कैसी थीं और किस तरह के हालातों के बीच से हिंदुस्तान निकल के आज इस तारीख में बैठा है। इस चीज़ को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। इस वीडियो में हमने बात करने की कोशिश करी कि भाई तहव्वुर राणा को लेकर के तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकारें या और तमाम जो राजनीतिक दल थे, सरकारें थीं, डिप्लोमेटिक चैनल्स थे जिनका इस्तेमाल अलग ढंग से किया जाना चाहिए था, जिनका इस्तेमाल असल में लाल आंखें दिखाने के लिए किया जाना चाहिए था। पाकिस्तान को लाल आंखें वाकई दिखाई जा सकती थी, लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो डोजियर भेजने में व्यस्त थे। डोजियर अब सुनाई नहीं देता है, आप चेक करेंगे एक बार गूगल पे तो आपको समझ में आएगा। खैर, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।